गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले लेसन में हमने जाना राजनीति के सिद्धांतों का एक परिचय, जिसमें हमने 4 प्रश्नों के माध्यम से ये जानने की कोशिश की कि राजनीति सिद्धांत क्या है, इसमें क्या पढ़ा जाता है और पढ़कर इसको जीवन में उतारना कैसे है और आखिर पढ़ना क्यों है। इन 4 प्रश्नों के माध्यम से हमने राजनीति के सिद्धांत के बारे में जाना था। आज जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता क्या है, क्यों दी जाती है, किसको चाहिए होती है, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारी दुनिया में आज बहुत से ऐसे उदाहरण देखने को मिलेंगे जहाँ लोगों ने अपने से कम बलशाली या कमज़ोर लोगों को अपना गुलाम बनाया हो और उन्हें उन पर शासन किया हो, और फिर वो शोषित वर्ग जो गुलाम वर्ग है उसने संघर्ष करके एक नई आज़ादी प्राप्त की हो। तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये स्वतंत्रता, आज़ादी क्या है। इसके लिए लोग अपना पूरा जीवन तबाह कर देते हैं, पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं या बलिदान कर देते हैं। क्या है आखिर ये ऐसी स्वतंत्रता? यदि इसको एक लाइन में कहें तो आपकी किताब के दूसरे चैप्टर के पहले पैराग्राफ में कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और अपनी नियति का नियंत्रण स्वयं करें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वे लोग अपना जीवन और अपना भाग्य जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं और अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। उनके मन में जो इच्छा हो वो जैसा चाहे वैसा कर सके और जैसा कहना चाहे वैसा वे बोल सके। न कि केवल व्यक्ति बल्कि पूरा समाज, सभी लोग स्वतंत्रता को चाहते हैं ताकि उनकी संस्कृति और उनका भविष्य एक बेहतर बना रहे। इस चैप्टर के माध्यम से हम स्वतंत्रता के बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वतंत्रता के बारे में जानने से पहले हमें कुछ ऐसे उदाहरण जरूर लेने पड़ेंगे जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए वर्तमान में हाल ही में या कुछ ही समय पहले 20वीं शताब्दी की हम बात करें, जिन्होंने बहुत भयंकर संघर्ष किया है। यदि इसमें पहला नाम आता है तो वैसे तो इंडिया है ही, क्योंकि हमने काफ़ी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। वहीं एक और नाम निकल कर आता है 20वीं शताब्दी के महानतम व्यक्ति, जिनका नाम है नेल्सन मंडेला। ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले। इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा। इस किताब के अंदर इन्होंने ये बताया कि दक्षिण अफ्रीका में कैसे गोरे लोग काले लोगों पर जुल्म किया करते थे, चाहे वो उन लोगों का अपमान करना हो, उनकी बेइज्जती करना हो, उनको पुलिस के द्वारा परेशान करना हो, शहर में कहीं उनकी घेराबंदी कर देना हो, उनको हर जगह कहीं आने जाने पर रोक लगाना हो, यहाँ तक कि उनको शादी करने में भी फ्रीडम ना हो, वो अपने मनपसंद से शादी भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार के जुल्म और नस्लीय भेदभाव के आधार पर, केवल इस आधार पर कि ये लोग काले लोग हैं। जिस प्रकार से गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लीडरशिप अपनाई, ठीक उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला ने भी दक्षिण अफ्रीका में इस भेदभाव के खिलाफ एक लंबी यात्रा का संघर्ष किया है। और ये संघर्ष केवल काले व्यक्तियों के लिए नहीं था। वहाँ जो गोरे व्यक्ति थे, जो वो भी भेदभाव के शिकार थे, किसी अन्य भेदभाव के शिकार थे, उन लोगों के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। तो आखिर ऐसा कौन सा आदर्श है, ऐसा कौन सा मोटिवेशन है जो इन लोगों को अपना जीवन यूं ही संघर्षों में बिताने के लिए प्रेरित करता है? जहाँ लोग जवानी के अंदर नए नए ख्वाब देखते हैं, नए नए सपने साकार करने की कोशिश करते हैं, शादी करते हैं, खेलते हैं, दोस्तों के साथ टाइम बिताते हैं, संगीत सुनते हैं, गाना देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जहाँ लोग ये सब करने की सोचते हैं, वहाँ नेल्सन मंडेला जैसे कुछ लोग लोगों को आज़ादी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देते हैं। मंडेला ने अपने जीवन के 28 साल जेल में बिता दिए। आप सोच कर देखो, यदि आपको बिना वजह बेवजह आपको जेल में डाल दिया जाए, आपको ये पता नहीं होगा आपको कब खाना मिलेगा,
आपको कब जेल से छोड़ा जाएगा, ये भी पता नहीं है कि कितने, या हो सकता है पूरी ज़िंदगी उसी जेल में निकल जाए। और आपके मन में सिर्फ एक ये आशा है कि लोगों को आज़ादी मिले, वो लोग स्वतंत्र रूप से अपना काम कर सके, वो जैसा चाहे वैसा कर सके। आखिर ऐसा मोटिवेशन क्या है? यदि हम दूसरा उदाहरण देखें तो म्यांमार की लेडी आंग सान सू की, जो गांधी जी से बहुत प्रेरित थी। आंग सान सू की को उनके घर पर ही नज़रबंद करके रख दिया गया। उनके बच्चे उनसे अलग रह रहे थे। यहाँ तक कि इंग्लैंड में जब उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो भी उनको उनसे मिलने के लिए जाने नहीं दिया गया, क्योंकि इन लोगों को वहाँ पर सैन्य शासन चल रहा था म्यांमार के अंदर। उनको ये लगने लगा कि यदि ये वहाँ चली जाएगी तो शायद इसको दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन सू की ने इन सब चीज़ों से बढ़कर अपने देश की आज़ादी को चुना। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था फ्रीडम फ्रॉम फियर, अर्थात डर से मुक्ति। इनका कहना ये था कि मेरे लिए वास्तविक जो फ्रीडम है या मुक्ति है वो डर से मुक्ति है, क्योंकि यदि आपके जीवन में डर बना रहेगा तो आप कभी भी एक बेटर लाइफ जी नहीं पाओगे। कभी हमेशा ये सोचते रहोगे कि आज ये हो जाएगा, कल को ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, और आप इसी चक्कर में सोचते हुए डरते हुए आज के जीवन को यूं ही बिगाड़ दोगे। आप जी ही नहीं पाओगे। आपकी किताब के पेज नंबर 19 पर एक वाक्य लिखा गया है सूकी का। उनका ये कहना है कि हमें न तो बाकी लोगों के विचारों से कि लोग क्या सोच रहे हैं, ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। ये नहीं सोचना है कि यदि आप सही हो और आपको लग रहा है कि हाँ, कि आपके इस कार्य से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो हमें फिर यह नहीं डरना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे या सरकार क्या करेगी। आप अपने विचार रखिए, विचार रखने से मत डरिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों को या उनकी प्रतिक्रियाओं या लोगों के मजाक उड़ाने से या खुद के मन में आने वाले डर से कभी नहीं डरना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यदि ये बात कहेंगे तो समाज के 2 लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे उड़ाते लोग उड़ाने दो ना। यदि आपको लगता है कि आप सही हो, बेशक उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्वार्थ के रूपी कार्य को हम ये बताने लग जाए कि नहीं, इससे लोगों को फ़ायदा होगा, ऐसा नहीं। तो सूकी के अनुसार यही था कि हमें जीवन जीने के लिए अपने डर पर काबू पाना ज़रूरी है, तभी हम आगे कुछ बेहतर कर पाएंगे। और ये तो बात हुई नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की, जो हमारी किताब में दिया हुआ है। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे जो आदर्श है, मोटिवेशन है, ये चाहे से ब्रिटिश हो, ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, या चाहे पुर्तगाली उपनिवेशवाद हो, इनके खिलाफ जितने लोगों ने संघर्ष किया है, हर लोगों के संघर्ष में हमें ये स्वतंत्रता आदर्श के रूप में दिखाई देती है, एक मोटिवेशन के रूप में दिखाई देती है, जिसके लिए लोग अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज हमें सब कुछ करा कराया मिल रहा है, हमें स्वतंत्रता मिल रही है, इसलिए हमें शायद इसका वो एहसास नहीं होगा। लेकिन आप एक बार उस टाइम पीरियड में जाकर देखो, 19 वाले पीरियड में, 1857 के से पहले, 1857 के बाद और 1947 से पहले का काल, क्या स्थिति रही होगी उन लोगों की। अब आगे प्रश्न ये उठता है कि आखिर फ्रीडम है क्या, ये स्वतंत्रता है क्या? यदि एक सीधा सपाट उत्तर दिया जाए तो इसका इतना सा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति पर कोई बाहरी प्रतिबंध ना हो। आप कोई काम कर रहे हो, आप पर कोई शासन ना कर रहा हो। शासन का मतलब इतना से आपको उस काम को करने से रोकने ना दिया जाए, यदि आप उस काम के लिए, यदि आपका वो काम सही है तो। क्योंकि इस बारे में हमने पहले भी कहा था पिछले वाले लेसन के अंदर, ये स्वतंत्रता आपकी वहीं तक है जहाँ तक किसी अन्य लोगों को आपसे नुकसान ना हो। यदि ये परिभाषा हम माने तो इसका सीधा सा मतलब इतना सा निकलता है, एक व्यक्ति जो बिना किसी पर निर्भर रहते हुए अपना निर्णय खुद ले सके, उसको जो करना है वो उसका निर्णय, डिसीजन खुद ले सके, ना कि ये सोचे कि उसका डिसीजन कोई और लेगा, और जैसा वो चाह रहा है वैसा वो व्यवहार कर सके, तब हम मानते हैं कि हाँ, एक व्यक्ति स्वतंत्र है इस परिभाषा के अनुसार। लेकिन आप पर किसी का प्रतिबंध नहीं है, ये तो फ्रीडम का सिर्फ एक पार्ट है, एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ ये भी है कि व्यक्ति अपनी जो अभिव्यक्ति है उसका विस्तार कर सके,
उसके अंदर जितनी संभावना है उनको विकास कर सके, उनका विकास कर सके। स्वतंत्रता एक स्थिति भी है जिसमें लोग अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपनी क्षमताएं हैं, कैपेबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी का डेवलपमेंट कर सके, उनको और डेवलप कर सके। जैसे यदि आपको गाना गाना अच्छा लगता है और आप संगीत में बड़े माहिर हो, लेकिन आपको भी थोड़ी सी ट्रेनिंग की और आवश्यकता है, लेकिन कोई अन्य व्यक्ति आकर ये कहे कि नहीं, अब से तू गाना नहीं गाएगा, तुझे ये काम नहीं करने देंगे, तुझे ये नहीं कर, तू ये नहीं कर सकता, तुम ये नहीं कर सकते। तो जहाँ प्रतिबंध आया तो आपको अपनी योग्यताओं का विकास करने से रोका भी जा रहा है और आप पर कोई बाहरी प्रतिबंध भी आ रहा है। ऐसी स्थिति में इन परिभाषाओं के अनुसार आप स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हैं। और यदि आपको अपनी क्षमताओं का विकास करने की पूरी आज़ादी हो और आप इस देश के लिए बहुत अच्छा काम कर सको और आपको कोई रोका ना जाए और आपको सपोर्ट किया जाए, तब हम मान सकते हैं कि हाँ, आप एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। तो प्रतिबंधों का ना होना, रिस्ट्रिक्शन का ना होना और ऐसी स्थितियों का होना जहाँ अपनी लोग अपनी प्रतिभाओं का विकास कर सकते हैं, ये दोनों ही जो पार्ट हैं, ये स्वतंत्रता के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि एक स्वतंत्र समाज वही होगा जो अपने सदस्यों को, उस समाज में रहने वाले लोगों को कम से कम अवरोध दे, कम से कम रिस्ट्रिक्शन दे उनको, और उसके साथ लोगों को ये भी मोटिवेट करे कि वे लोग अपने जो विचार हैं, जो उनकी क्षमताएं हैं, उनका विकास करके समाज के विकास, समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दें। देखो, एक चीज़ तो नहीं हो सकती कभी भी कि किसी समाज के अंदर रहने वाला व्यक्ति सब कुछ कर सके, क्योंकि यदि वो सब कुछ करेगा तो हो सकता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला कर सके। जैसा कि यदि आपने चाहा कि आपको पूरी स्वतंत्रता है और आप किसी के दूसरे घर में जाकर उस पर गोले दान दो, उसको मार दो या उस पर हमला कर दो, और आप ये कहने लग जाओ कि मेरे को तो स्वतंत्रता है, मेरे को तो फ्रीडम है, आज़ादी है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, तो ये तो कभी नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ अनुपस्थित रहे, कोई सीमा नहीं हो, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं हो। ये नहीं हो सकता कभी भी। तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर जिस समाज में रहने वाला वो व्यक्ति और वो समाज का मतलब चाहे वो देश भी हो सकता है, वो वहाँ का राज्य भी हो सकता है, वहाँ का जिला भी हो सकता है, वहाँ के गांव के कुछ समूह का लोगों का समूह भी हो सकता है। अब हमें जानना ये है कि आखिर ऐसे कौन से प्रतिबंध है, कौन से प्रतिबंध सही है, कौन से प्रतिबंध गलत है, या किन किन कामों को करने से रोका जाए और किन किन कामों को करने दिया जाए। ये सब जानना हमें बहुत ज़रूरी है। अभी तक जो हमने फ्रीडम की, आज़ादी की जो परिभाषाएं दी हैं, उनमें यही देखा है कि लोगों पर प्रतिबंधों का अभाव हो, मतलब रिस्ट्रिक्शन कम हो। फ्रीडम या स्वतंत्र होने का एक अर्थ ये है कि सामाजिक जो प्रतिबंध लगते हैं, 1947 से पहले के ज़माने में जाकर देखो एक बार, कितने सारे प्रतिबंध थे पुराने ज़माने में। आज भी तुम्हारे घर में पापा या दादा लोग ऐसे करते होंगे, हमारे ज़माने में ऐसे नहीं कर सकते थे, हम ये नहीं करते थे, हम वो नहीं करते थे, तुम भी ये मत करो, तुम भी वो मत करो, लड़कियां बाहर नहीं निकलेगी, लड़कियां पढ़ेंगी नहीं, मतलब ये सब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगते थे। तो स्वतंत्र होने का मतलब ये है कि ऐसी जो संभावनाएं, ऐसे मतलब ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन है, इनको कम से कम किया जा सके, जो हमारे डिसीजन लेने में बीच में आड़े आए। यदि पुराने ज़माने में लड़कियां पढ़ना चाहती रही थी, वो डिसीजन ले नहीं पाती थी, क्योंकि समाज के कुछ लोग उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते थे कि लड़कियां पढ़ेंगी तो क्या पता भग जाएंगी, इस प्रकार की सोच। तो वहाँ लड़कियां कहाँ स्वतंत्र थी। तो हम स्वतंत्र होने का एक अर्थ ये भी लेना होगा कि ऐसे जो रिस्ट्रिक्शन है, जो धारणाएं हैं, इनको कम से कम किया जा सके। और स्वतंत्र होने के लिए हमें समाज के अंदर ऐसे विचारों को और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, लोगों को और ज़्यादा बताना होगा क्या कि हमें समाज को ऐसा होना चाहिए जिसमें व्यक्ति या कोई समूह हो या कोई ग्रुप हो, जिसमें रहने वाले लोग अपने राष्ट्र, अपने देश और वो जो करना चाह रहे हैं उसके निर्धारण में एकदम पॉजिटिव भूमिका निभा सके। यदि इस अर्थ के अंदर हम देखते हैं इस परिभाषा में, तो जो स्वतंत्रता है वो व्यक्ति की क्रिएटिविटी, मतलब वो दिमाग में क्या चल रहा है। क्रिएटिविटी का मतलब सिंपल सा है कि आप क्या सोच रहे हो,
और उस सोचते हुए विचार को आप प्रैक्टिकली रूप में उतार पा रहे हो। तो स्वतंत्रता जो है वो व्यक्ति की रचनाशीलता हो, मतलब उसकी क्रिएटिविटी हो, या उसकी संवेदनशीलता हो, उसकी क्षमताओं, उनको विकास करने का पूरा बढ़ावा देती है। अब वो विकास करने का जैसे खेल हो या साइंस हो या कोई आर्ट हो, म्यूज़िक हो या कोई रिसर्च हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। सोच कर देखोगे 1940 के अंदर यदि आज जो महिलाएं क्रिकेट खेल रही है, चाहे स्मृति मंदाना हो या मिताली राज हो, जिन्होंने एक महिला क्रिकेट के अंदर इतना नाम किया है, और क्रिकेट ही क्यों, चाहे रिसर्च के क्षेत्र में हो, कल्पना चावला हो, या जो कुश्ती वगैरह है, बॉक्सिंग वगैरह है, मैरी कॉम है, यदि पहले के टाइम पे होते तो क्या इनको ये सब करने दिया जाता? ये सब इनकी क्षमताएं तो है, लेकिन जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, इन्हें अपनी क्षमताओं का विकास करने का पूरा अवसर दिया गया। और देखो, इन्होंने अपने क्षमताओं का विकास करके उस देश का भी नाम रोशन किया है, और लोगों को ये भी बताया कि महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं है यदि उन्हें पूरा अवसर दिया जाए तो स्वतंत्रता का एक पहलू ये भी है, क्योंकि स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हितों को हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि व्यक्ति की जो हित है, जो उसके स्वार्थ हैं, जो करना चाह रहा है, वो उसको करने में रिस्ट्रिक्शन कम लगे, प्रतिबंध कम लगे। क्योंकि यदि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होगा तो वो क्या ही सोचेगा, वो डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, और डिसीजन ही नहीं लेगा तो वो कुछ करेगा कैसे। अब आपके पेज नंबर 21 पर आते हैं, सेकंड पैराग्राफ में। उसमें ये बताया गया कि प्रतिबंधों की स्रोत क्या है, प्रतिबंध कौन लगाता है। प्रतिबंध देखो, या तो एक तो जोर ज़बरदस्ती से लगाए जा सकते हैं, या सरकार कोई कानून के द्वारा प्रतिबंध लगा सकती है। यदि कल को सरकार कोई कानून ले आए और उस कानून की मदद से ये कहने लग जाए कि आज से सभी लोग रात को शाम को 6 बजे बाद में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो आप रिस्ट्रिक्शन लग गई, तो सरकार भी ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है जैसे कोरोना के अंदर लगाए थे। लेकिन हम जो कोरोना के अंदर प्रतिबंध लगाए थे वो हमारी भलाई के लिए लगाए थे। लेकिन यदि सरकार अपनी मन मर्जी से लगाने लग जाए और ये दिखाए कि हाँ देखो मेरे पास कितनी पावर है, तो ऐसे प्रतिबंध सही नहीं है। और ऐसे प्रतिबंध जैसे ब्रिटेन के लोग जहाँ पर उन्होंने शासन किया है, या दक्षिण अफ्रीका में हो, वहाँ पर उन व्यवस्थाओं ने खूब प्रतिबंध लगाए। ऐसे सरकार की कोई ना कोई ज़रूरत हो सकती है, लेकिन यदि सरकार लोकतांत्रिक हो तो हो सकता है कि कुछ लोगों की भलाई के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जा सके। तो ये तो समझ में आ गया कि हाँ, सिर्फ प्रतिबंध कौन लगा सकता है, या तो कोई राजा वाजा लगाएगा, कोई बलपूर्वक लगाएगा, या कोई सरकार लगाएगी। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे समाज में रहे जहाँ कोई प्रतिबंध हो ही ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता? आखिर हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, इन रिस्ट्रिक्शन की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया 2.3 के अंदर, पेज नंबर 21 पे नीचे वाला थर्ड पैराग्राफ। इसमें कहा गया कि हम ऐसी दुनिया में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते जहाँ पर कोई भी प्रतिबंध ना हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, यदि सबको छूट होगी तो हो सकता है ना कि वो कोई ऐसा काम करे जिससे किसी अन्य व्यक्ति को उसे नुकसान हो रहा हो। यदि उसको रोकेंगे तो उसके लिए स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी, दूसरे को रोकेंगे तो उसके लिए स्वतंत्रता बाधित हो जाएगी। तो हमें कुछ प्रतिबंध तो लगाने ही होंगे। ऐसा तो कोई समाज बन ही नहीं पाएगा कि जहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। उसके लिए फिर आपको मंगल ग्रह पर जाना होगा और अकेले रहना होगा, जहाँ पर आप ही दुनिया हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही राजा, आप ही प्रजा। क्योंकि हम देखते हैं जब हम सड़क पर चलते हैं तो आगे वाला व्यक्ति 1 सेकंड लेट हो जाता है तो हम पीछे से कितना हॉर्न बजाने लग जाते हैं। गाड़ी में यदि कोई गाड़ी साइड में अड़ा भी देता है हल्की सी बाई चांस गलती से, भले वो टच भी ना हो, कुछ स्क्रैच भी ना आया हो, फिर हम कैसे लड़ने लग जाते हैं। यदि सबको स्वतंत्रता दे दी गई, आज़ादी दे दी गई, तो फिर तो लोग लड़ मरेंगे, समाज चल ही नहीं पाएगा। यहाँ तक कि लोग फिल्म भी, जो मूवीज़ होती हैं, वो भी पूरी स्वतंत्र तरीके से नहीं दिखा सकते। यदि ऐसा दिखा दे तो फिर आप जानते हो कि लोग कैसे लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, कैसे आंदोलन करने लग जाते हैं, बेवजह हिंसा करने लग जाते हैं, गाड़ियाँ फूंक देते हैं, ट्रेन की पटरियाँ उखाड़ देते हैं। तो इसलिए इन सब पे काबू पाने के लिए हमें कुछ प्रतिबंध तो लगाने होंगे। लेकिन इसका एक तरीका ये भी है
ये कम से कम प्रतिबंध कम से कम हो सकते हैं। और वो कब होंगे? भाई जब हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने लग जाएं। हम अपनी बात किसी पर थोपे ना। हमारे दिमाग में ये ज़रूर होना चाहिए कि यदि हम स्वतंत्र हैं तो हम जिसके लिए कुछ कर रहे हैं या जिसको कह रहे हैं उसको भी उतनी ही स्वतंत्रता है। आप यदि ये चाहो कि आप कुछ भी ना करो और आप सबको परेशान करते रहो और आपको कोई भी परेशान ना करे तो ऐसा तो नहीं चलेगा। हमें कोई भी काम करते समय ये दिमाग में ज़रूर रखना चाहिए कि जितनी स्वतंत्रता हमें है उतनी ही आज़ादी दूसरे व्यक्ति को भी है। यदि ऐसा होगा, एक दूसरे के विचारों का सम्मान करेंगे, तब हम कम प्रतिबंधों के साथ एक बेहतर समाज में रह पाएंगे और एक बेहतर आज़ादी मिलेगी हमें। कभी कभी हमें ऐसा लग सकता है कि यार जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ये क्यों नहीं सोच रहा। यदि मैं हिंदू धर्म हूँ, मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ, तो ये मुसलमान या कोई ईसाई या कोई सिख या कोई अन्य किसी भी धर्म का हो, ये मेरे भगवान को क्यों नहीं मान रहा, मेरी बात को क्यों नहीं मान रहा। हम ही सब कुछ है। जैसे यदि आप किसी ए धर्म वाले व्यक्ति और बी धर्म वाले व्यक्ति दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। ए वाले ने कहा देखो हमारे धर्म में तो ये चीज़ है, ये है, आप में ये नहीं है, या कोई अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा है ए बी को, तो बी ने उसकी बात को काट दिया। बोले यार ऐसी बात नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो हो सकता है ए को ये लगने लग जाए कि देखो ये मेरी बात को काट रहा है। उस समय हमारे दिमाग में ये विचार जरूर आना चाहिए कि देखो सबकी अलग अलग थ्योरी है, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। जितना मेरे को बोलने की आज़ादी है उतना ही इसको भी बोलने की आज़ादी है। यदि इस प्रकार से होगा तब तो हम कम रिस्ट्रिक्शन के साथ रह पाएंगे, और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर सरकार को कोई ना कोई प्रतिबंध लगाने होंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाने होंगे। एक बेहतर समाज के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन लगना ज़रूरी भी है, वरना तो सारे ही हवा में उड़ने लग जाएंगे। और हो सकता है कि यदि बी ने उसकी एक ही बात काटी हो और ए ने उस पर दबाव बनाने की कोशिश की हो, नहीं तेरे को ये मानना पड़ेगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? प्रतिबंध लगाती है और कानून के माध्यम से उसका संरक्षण भी करती है, उसको बचाती भी है कि हाँ यदि बी को यह लगने लग जाए कि ए मेरे पर जानबूझकर दबाव बना रहा है इस चीज़ को मानने के लिए, यदि ए उस बी को ये कहे कि आज से ये कुत्ता नहीं, ये गधा ही है, भले वो कुत्ता ही हो, तो ए कानून के माध्यम से ये कोर्ट में जा सकता है कि देखो ये मेरे पर दबाव बना रहा है कि कुत्ते को गधे मानने के लिए, जबकि ये तो वास्तव में कुत्ता ही है और मेरी मर्जी में इसको कुछ भी मानूं। तो बी द्वारा बी की स्वतंत्रता को बचाने के लिए ऐसे प्रतिबंध और कानून जरूरी है। अब इम्पोर्टेंट ये है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो फ्रीडम है उस पर कौन से रिस्ट्रिक्शन लगे, मतलब कौन से प्रतिबंध लगे उन पर, कौन से प्रतिबंध सही है और कौन से प्रतिबंध सही नहीं है, या ऐसे कौन से क्षेत्र, ऐसे कौन से कार्य हैं जहाँ पर ये लगने चाहिए, ऐसे कौन से क्षेत्र नहीं है जहाँ पर इनको छोड़ दिया जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पर प्रतिबंध ना लगे तो भी चलेगा। इसको जानने के लिए हमें किताब के पेज नंबर पर जाना होगा 23 पर। वहाँ पर पहला सिद्धांत दिया हुआ है J.S. मिल का हानि सिद्धांत। उस सिद्धांत के माध्यम से हम समझेंगे कि जो प्रतिबंध है या उनकी जो सीमाएं, जो आरोपित करने की जो क्षमताएं हैं और उनके जो रिजल्ट से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको देखना होगा। तो सिद्धांत क्या कहता है, उन्हीं के शब्दों में जानने की कोशिश करते हैं। सिद्धांत ये है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में, व्यक्तिगत हो या सामूहिक हो, सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकमात्र जो लक्ष्य है वो है आत्मरक्षा, अपना बचाव। कोई भी व्यक्ति यदि किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगाता है या वो स्वतंत्रता की बात करता है तो वो हमेशा एक ही दिमाग में धारणा रखता है कि उसका किसी न किसी रूप में बचाव होता रहे। सभ्य समाज की किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ व्यक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। ये हो सकता है कि आपको ये जो शब्द मैंने बोले वो समझ में ना आए हो, लेकिन अब हम आगे देखेंगे इन शब्दों का मतलब क्या है। इसमें सरकार भी आएगी, इसमें वे दो लोग भी आएंगे जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग कर रहे हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है परसंबंध, एक है स्वसंबंध। स्वसंबंध का मतलब है आप कोई ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसका प्रभाव या जिसका परिणाम या जिसका रिजल्ट सिर्फ आपको ही प्रभावित कर रहा है। जैसे यदि आप अपने घर के अंदर दारू पी के बैठे या शराब पी के बैठे हैं, आप अपने घर के अंदर अपना टीवी फोड़ रहे हैं,
या आप अपने घर के अंदर क्रिकेट पत्थर की बॉल से क्रिकेट खेल रहे हैं आप अकेले ही, उस घर के अंदर सिर्फ आप अकेले हो, किसी को ना बाहर आवाज़ आ रही है, अंदर आप जैसे फ्रीज तोड़ो, पलंग तोड़ो या दीवार तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, उससे किसी दूसरे व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जेएस मिल का ये कहना है कि वहाँ सरकार को या किसी भी सत्ता को कोई प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए भाई, जिससे किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई हानि नहीं हो रही हो। दूसरा जो है वह पर संबद्ध है, जिसका सीधा सा मतलब है वही पत्थर की बॉल से यदि आप गली में क्रिकेट खेल रहे हो और सामने 4-5 बुजुर्ग बूढ़े लोग बैठे हैं और आपने 4 बॉल खेली खुद की खुद और चारों में चारों का सर फोड़ दिया, तो इससे आपने जो काम किया उसका प्रभाव या परिणाम किसको भुगतना पड़ा? किसी दूसरे व्यक्ति को। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को एक जरूरी प्रतिबंध लगाने चाहिए। जो हमने पढ़ा था ना, इस सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। आपने जो काम किया उस काम का प्रभाव किसी दूसरे पर पड़ा, उसने बेचारा तो उन चारों ने तो कुछ किया भी नहीं था और आपके काम ने उन चारों को हानि पहुंचा दी। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार को या किसी सत्ता को प्रतिबंध लगाने चाहिए। लेकिन हमें यहाँ ये भी देखना है कि प्रतिबंध ऐसे नहीं कि छोटी छोटी हल्की हल्की बातों में प्रतिबंध लगा दिए जाएँ। यदि हल्की हल्की बातों में प्रतिबंध लगाएंगे तो फिर व्यक्ति स्वतंत्र रह ही नहीं पाएगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। यदि हम इसी को उदाहरण को लेते हैं, यदि वही व्यक्ति फॉर्म के बॉल से खेल रहा है, फॉर्म जानते हो आप, जिससे कुछ नहीं होता, जैसे 120 किलोमीटर की रफ्तार से फेंको, तो हल्की फॉर्म से खेल रहा है और उस फॉर्म से चारों बुजुर्गों की लगी, कुछ असर भी नहीं हुआ और सरकार ये प्रतिबंध लगा दे कि नहीं अब से आप फॉर्म की बॉल से भी नहीं खेल सकते, आप किसी को ये भी नहीं हो। तो प्रतिबंध ऐसी स्थिति में हो जहाँ हानि गंभीर हो, ऐसी परिस्थितियों में प्रतिबंध लगाने भी चाहिए। जो छोटी मोटी जो गंभीर हानियाँ हो रही हैं उनके लिए सिर्फ कानून न लाते हुए बल्कि समाज में ऐसे ही विचार फैलाने चाहिए कि देखो ऐसा करोगे तो इससे नुकसान हो सकता है, इसके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए। लेकिन गंभीर हानि हो तो वहाँ पर कानून के माध्यम से रिस्ट्रिक्शन भी लगाने चाहिए। यदि फॉर्म की बॉल सीधी बूढ़ों के लग जाए, बुजुर्गों के, और वो बुजुर्ग कोर्ट में शिकायत करने चले जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जेएस मिल के अनुसार ये है कि हमें स्वतंत्र समाज में रहना है तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों को समझा कर ही बता देना चाहिए। इन सब के लिए किसी कानून की आवश्यकता ना पड़े। हाँ, यदि गंभीर बीमारियाँ हो या गंभीर हानि हो उसके लिए ज़रूर करना चाहिए। इसी बात को हम आपके पेज नंबर 24 पर जो 3rd पैराग्राफ है उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ दिया हुआ है कि लोगों को विविध जीवन शैली, विभिन्न दृष्टिकोण, मतलब अलग अलग जो लोगों के नज़रिए हैं और अलग अलग हितों को, सबके अलग अलग मनमाने ढंग हो सकते हैं ना, उन ढंगों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक वे किसी दूसरे को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो लोगों को खतरे में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर पिलाए। इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी के प्रति नफरत फैलाई है तो हम कोर्ट में जाके ये नहीं कह सकते कि इसको आजीवन उम्र कैद दे दो। अगर यदि किसी सरकार ने या पुलिस वाले ने उसको समझा दिया कि भाई ऐसे नफरत मत फैला, ये सब नहीं होगा, फिर भी यदि वो ना माने तो उसको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सीधा जेल में भेज दे। पहले उसके आवागमन पर रोक लगानी चाहिए कि आप तो ये नहीं बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे सब ये भाषण नहीं देगा, कोई सभा नहीं करेगा। इन छोटे मोटे अधिकारों में कटौती कर सकते हैं। अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए ये थोड़ा कि उसको सबको जेल में ठूस दोगे। ऐसे तो सारे नेताओं को जेल में भर देना चाहिए। नेताओं को क्यों, बहुत सारे लोग भी हैं जो समझते हैं नहीं, जानते हैं नहीं कुछ और फिर भी कुछ भी बोले जाते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है। तो जेएस मिल के अनुसार जो छोटी सीमाएं हैं, जो छोटी हानि करने वाले हैं, उनको समझा कर या कुछ कुछ अधिकारों में कटौती करके, जैसे किसी बोलने वाले को, नफरत फैलाने वाले के लिए क्या करें, वह उसका भाषण देना बंद करवा दे। अब उसका ये थोड़ा ना कि भाषण बंद, उसको नफरत कम करवाने के लिए उसको सीधा जेल में ठूस दे। हाँ, यदि वो नहीं मान रहा है, ज़्यादा किया जा रहा है और ज़्यादा नफरत फैला रहा है, तब उसको 1-2 महीने के लिए जेल में डाल देना चाहिए, ताकि उसको बाद पता लग जाए कि हाँ भाई अगली बार दोबारा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। और हम देखते हैं आजकल ऐसा भी होता ही है, कोर्ट जो निर्णय लेता है वो इसी प्रकार के करता है। वो एकदम से सब नहीं करता कि हाँ सीधा उम्र कैद डाल दी उसको। पहले वो देखता है कि अपराध कितना गंभीर है, उसके बाद में उसकी सजा पर निर्णय लेते हैं। और सरकारों, खासकर सरकारों के लिए, मुझे लगता है ये सरकारों के लिए खासकर बात है कि हर चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहिए।
यदि हर छोटी छोटी चीज़ों पर यदि हम प्रतिबंध लगा देंगे तो फिर हम ऐसी जो आदत बन जाएगी और ऐसी आदतें हमारी स्वतंत्रता के लिए घातक हो सकती है, उस आज़ादी को खतरे में डाल देगी। कल को कुछ भी करेगा, बस नियम लगा दो, कानून पास कर दो, बंद करवा दो। फिर लोग समझेंगे कब? आप समाज में सकारात्मक भाव कैसे पैदा करोगे? कानून की या डंडे के जोर से थोड़ा ना व्यक्ति समझता है, कई बार उसको प्रेम से भी समझाना होता है, कई बार कुछ ऐसे आदर्श या ऐसे मोटिवेशन पेश करने होते हैं ताकि वो समझ पाए। अब तक हमने दो प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बात की। एक नकारात्मक कि प्रतिबंध लगा दे ज़्यादा हो रहा है तो, एक सकारात्मक कि हाँ जहाँ लोग अपना विकास कर सकें। इस नंबर 26 पे ऊपर दिया हुआ है स्वतंत्रता, सकारात्मक और नकारात्मक, जिसकी पहली लाइन के एंड के जो दो शब्दों से शुरुआत है, जो लाइन है कि बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति आप पर शासन ना करे, आपको कोई काम करने से रोके ना। एक तो ये स्वतंत्रता, एक आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अपने विचार उनको सबको अभिव्यक्त कर सकें, फैला सके, अपनी बातों को कह सके किसी के सामने, एक इस प्रकार की स्वतंत्रता। इनको राजनीतिक सिद्धांत के अंदर नकारात्मक और सकारात्मक कहते हैं। नकारात्मक वो है जहाँ पर किसी बाह्य प्रतिबंध ना हो, और सकारात्मक है जहाँ पर आप अपने विचार अभिव्यक्त कर पाओ, अपने आप को खुलकर पेश कर पाओ। हम इन्हीं क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। जो नकारात्मक स्वतंत्रता है उसका क्षेत्र क्या है? भाई हम ये जान गए कि नकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है, कि आप ऐसे क्षेत्र में रह रहे हो जहाँ पर कोई व्यक्ति आपको किसी काम करने के लिए बाहर से दबाव नहीं बना रहा है, आप अपने मन से वो काम कर रहे हो, कोई आपसे बाहर टोका टोकी नहीं कर रहा। अब हमें ये देखना है कि आप कहाँ कहाँ पर ये काम कर सकते हो, ये क्षेत्र कितना होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा जटिल विषय है। कुछ लोग कहेंगे कि इतना होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे ये होना चाहिए, सबके अलग अलग विचार हैं, और हमें ये लगने लगेगा कि हाँ सब कुछ ही सही है, लेकिन सब कुछ तो सही नहीं कर सकते ना। और ये जो विचार है ये हमेशा बने रहेंगे, समय के साथ बदलते रहते हैं। 50 साल पहले व्यक्ति इस आज़ादी क्या होती है वो क्या सोचता था, उसको ये लगता था कि ये ऐसा होना चाहिए। आज 50 साल बाद में कुछ और सोच रहे हैं, आगे आने वाले 50 सालों के बाद में व्यक्ति जो लोग आएंगे वो कुछ और सोचेंगे। हो सकता है कि हमारे और बीच में उनके बीच में डिफरेंस आ जाए, हम जो आज सोच रहे हैं वो हम आगे ना सोच पाएँ, और वो 50 साल वाले जो व्यक्ति होंगे वो ये सोच पा रहे होंगे, उनके लिए स्वतंत्र आज़ादी का मतलब अलग होगा। और आज खुद ही देख लो ना आप, आज हमें क्या चाहिए, एकदम घर में कोई परेशान ना करे, अपना मोबाइल दे दे और हम चलाते रहें, गेम खेलते रहे, सब कुछ करते रहे। हमारे से 30 साल पहले जो हमारे माँ बाप दादा वगैरह थे वो क्या सोचते थे, उनके लिए सब ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कहाँ ये सब प्रतिबंध आ गए, उन्हें अलग ही विचार चाहिए होते थे। तो ये तो क्या चलते रहेंगे। हमें जो जानने की या मानने की जो ज़रूरत है वो ये है कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा है ये व्यक्ति के एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसका मतलब है कि जिसमें व्यक्ति अपने आप को व्यक्त कर सके। तो जो नेगेटिव अप्रोच है आज़ादी की, जिसको हम नकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं, इसमें भाई एक आदमी बोलेगा कि मेरे को ये बता दो कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र है जहाँ पर मैं ये काम कर सकता हूँ, बाकी क्षेत्रों में नहीं कर सकता। ये है नेगेटिव अप्रोच। पॉजिटिव अप्रोच क्या है? वहाँ पर ये होगा कि हाँ भाई अब उसमें व्यक्ति ये जानने की कोशिश करेगा कि हाँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या मुझे क्या क्या करने की स्वतंत्रताएँ हैं, कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, इसको छोड़कर आप कुछ नहीं कर सकते हो। नेगेटिव अप्रोच में क्या होगा, उसमें ये कहा जाएगा कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। मतलब बताने का जो तरीका है वही उनकी अप्रोच है। अब इसको हम किसी भी एंगल से देख सकते हैं। इसके लिए आपको पेज नंबर 26 का जो सेकंड पैराग्राफ है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने आपको दोनों अप्रोच बता दी। जो पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं इसी के अंदर कौन कौन से जो महान विद्वान लोग हैं, सबसे पहले रूसो, फिर हीगेल है, फिर मार्क्स है, गांधी है, अरविंद है। इनके विचारों में हम पॉजिटिव अप्रोच को देख सकते हैं। यदि इनके विचारों को एक कुछ शब्द लाइनों में कहना चाहें तो आपकी किताब के पेज नंबर 26 पर ही नीचे के 2 लाइनों में कहा गया है कि जो इंसान है वो एक फूल की तरह है या पुष्प की तरह है। ये और तभी खिलेगा जब मिट्टी उपजाऊ हो, उसको सूरज की रोशनी में मिले और पर्याप्त पानी भी हो, और उसकी लगातार देखभाल भी होती रहे, तभी वो बेहतर तरीके से खिल पाएगा। तो यदि हमें इंसान का विकास करना है किसी समाज के अंदर, तो वो जहाँ रह रहा है वहाँ वो एक सभ्य समाज के अंदर रहो, उसको पर्याप्त अधिकार भी तो मिले अपने आप को व्यक्त करने के लिए। तो ये जो रोशनी है, पानी है,
ये सब क्या है? ये उसके अधिकार ही तो है, उसके क्षेत्र तो है, उसकी स्वतंत्रता ही तो है, उसकी आज़ादी ही तो है। ये जब मिलेंगे तभी तो वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा। और उसकी देखभाल भी ज़रूरी है, और देखभाल के लिए कुछ नियम कायदे भी ज़रूरी है। और नियमों में रहकर यदि वो काम करेगा, वो बेहतर तरीके से अपने आप को विकसित कर पाएगा। तो व्यक्ति की अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए, चाहे वो भौतिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक जगत हो, उसमें उसको पॉजिटिव जो स्थितियाँ हैं उसका लाभ मिलना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि व्यक्ति गरीबी या बेरोजगारी के कारण ऐसे अवरुद्ध ना हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पर खूब बेरोजगारी है, खूब गरीबी है, लोग अपना जीवन नहीं जी पा रहे हैं। भाई ऐसी आज़ादी किस काम की? जहाँ व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए जो उसकी मूल आवश्यकता है उसको करने के लिए उसके पास साधन ही नहीं है। उसके पास निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अवसर भी तो होने चाहिए। यदि वो काम कर सके तो उसके लिए मतलब ऐसे चांस भी तो मिले उसको कुछ करने के लिए। यदि किसी समाज में उसको चांस ही नहीं मिलेंगे, उसको साधन ही नहीं मिलेंगे, तो ऐसी आज़ादी और ऐसे समाज का होना क्या फ़ायदा? और यदि कोई सरकार को कानून बना रही है तो मतलब उस गरीब व्यक्ति को या उस इंसान को कम से कम ध्यान में रखकर तो कानून बनाए, उसकी प्राथमिकताओं का तो ध्यान रखे। और उसके लिए सबसे पहले अपनी बुद्धि, उसके विवेक के विकास के लिए उसको शिक्षा मिले, और एक अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ ज़रूरी अन्य अवसर हैं, वहाँ तक व्यक्ति की पहुँच तो होनी चाहिए ना। इसी प्रकार से जो पॉजिटिव अप्रोच और नेगेटिव अप्रोच है, ये दोनों एक दूसरे का हमेशा समर्थन करते हुए मिलेंगे आपको। अब हम जानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये मुद्दा क्या है। ये मुद्दा क्या है, देखो, ये अहस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। अहस्तक्षेप का मतलब जहाँ आपको कोई काम करने के लिए कोई बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, और बिना डिस्टरबेंस वाला जो एरिया है, वो एरिया जितना कम होगा उतनी ही आपको अपने आप को अभिव्यक्त करने की या पेश करने की, अपने आप को सामने लाने की उतनी ही स्वतंत्रता ज़्यादा होगी। इस चीज़ से यह मुद्दा रिलेटेड है। जेएस मिल ने इसके लिए कुछ तर्क रखे हैं। उसने ये कहा कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो होनी ही चाहिए, उसको आज़ादी होनी चाहिए। हमारा संविधान भी हमें आर्टिकल 19 के तहत ये आज़ादी देता है, जिसमें हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी सभा कर सकते हैं, अपने आप को अपने विचार पेश कर सकते हैं इत्यादि। और भी है उसके अंदर सहकारी समितियाँ वगैरह। अभी तक हमने जो स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, जैसे वो पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, दोनों के बारे में डिफरेंस किया थोड़ा सा। जहाँ पर हमने ये भी जाना कि स्वतंत्रता पर कुछ सीमाएं लगाने की ज़रूरत को भी स्वीकारा था हमने, कि हाँ कुछ जगह सीमाएं लगनी भी चाहिए। लेकिन साथ में हमने ये भी माना कि इन सीमाओं को ऐसा नहीं कि हर कहीं लगा दे, उस पर विचार होना चाहिए, कुछ नैतिक तर्क होने चाहिए, आपके पास ठोस कारण भी तो होना उसको लगाने के लिए, ये सब भी होनी चाहिए। क्योंकि जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है या अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो एक बुनियादी मूल्य है। और हो सकता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हों जो सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी देना न चाहते हो। ऐसे लोगों को सलाह है कि यदि समाज में सभी को अभिव्यक्ति की आज़ादी चाहिए, सभी एक सभ्य समाज का विकास करना है, तो ऐसे लोगों को कुछ असुविधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वोल्टेयर ने एक बात कही है कि तुम जो कहते हो मैं कभी उसका समर्थन नहीं करता। भाई मैं क्यों मानूं तुम जो कहो, जितनी आज़ादी तुम्हें है उतना ही अधिकार मेरा भी है। मैं चाहूँ तो मानूं, मैं चाहूँ तो ना मानूं, भाई मैं क्यों मानूं। लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे जो कहने का अधिकार है उसका हमेशा समर्थन करूँगा, कि हाँ, कि भले मैं तुम्हारी बात मानूं या ना मानूं, लेकिन तुम्हें कहने का पूरा अधिकार है, और हमेशा ये अधिकार रहना भी चाहिए। ये बात कही है वोल्टेयर ने, और इसी बात में कितनी गहराई वाली बात छुपी हुई है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी को एकदम पूरी तरह परिभाषित कर देता है, और आप समझ भी गए होंगे। इसी तरह जेएस मिल ने भी अपनी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी, उसमें भी 4 कारण पेश किए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, कि भाई क्यों होनी चाहिए। जेएस मिल कहता है कि अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो उन लोगों को भी होनी चाहिए जिनके विचार हमें आज ऐसे भ्रमित करने वाले लग रहे हो सकता है कि आज के समय में वो गलत हो, आज हम नहीं समझ पा रहे हो,
और कल को वही बात सही साबित हो गई तब, तो कल को हम ये नहीं कह सके कि हमने उनको मौका नहीं दिया, क्योंकि ये भी तो पता नहीं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। हो सकता है कि हम जो कह रहे हैं वो आज के लिए सही है और आने वाले कल के लिए गलत हो। और ये भी हो सकता है कि जो वो दूसरा व्यक्ति कह रहा है वो आज गलत कह रहा हो, लेकिन आने वाले समय के लिए वो अच्छा कह रहा हो। जैसे हम देखते हैं 1940 के बाद में जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में, जो कि क्योंकि एशिया के कई देश जो वो आज़ाद होने लगे थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत बढ़ने लग गया। ब्रिटेन अमेरिका ने पहले खूब औद्योगिक विकास कर लिया, खूब फैक्ट्रियाँ लगाई, खूब धुआं उड़ाया। उस समय कहते थे कि और औद्योगिक विकास करो और विकास करो और विकास करो, इससे मानव का भला होगा, ये होगा वो होगा। उस समय में तो सही था, लेकिन 1970-80 तक आते आते जिस प्रकार से वातावरण का तापमान बढ़ने लगा, फिर लोगों को समझ में आने लगा। और जब वो लोग विकास कर रहे थे तब कुछ ऐसे पर्यावरणवादी लोग भी थे जो ये हमेशा कहते थे कि नहीं, ये जो फैक्ट्रियाँ लगाती ये नहीं होना चाहिए, इससे पर्यावरण ख़राब होगा। जैसे गांधी जी कहते थे हमेशा इन सब फैक्ट्रीज़ का, मशीनरी का, इनका विरोध करते थे। लेकिन तब हमें गांधी जी बुरे लगते थे कि गांधी जी को क्या पता, गांधी जी पुरानी सोच वाले आदमी हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कितना जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आज लोग बैठ के कर रहे हैं। हर साल COP के माध्यम से पूरे वर्ल्ड के कंट्रीज़ लोग बैठते हैं, बातचीत करते हैं, इसको सुधारने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। वही गांधी जी की बातें आज हमें बड़ी कामयाबी वाली बातें लग रही है, आज बड़ी महत्वपूर्ण लग रही हैं वो बातें। और आप आज ये सोच रहे कि काश हम पहले ही इन सब चीज़ों को मान लिए होते। तो जेम्स मिल का जो पहला कथन है वो ये है कि सभी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, सबके विचार सुनने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आज वो चीज़ जो हमें गलत लग रही है वो कल को सही लगे। दूसरा कारण ये है कि कोई भी जो विचार है वो पूरी तरीके से बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। कभी भी हो सकता है कि हमें गलत विचार लग रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई छिपी हुई हो। और अगर यदि हमने उस पूरे विचार को ही ख़त्म कर दिया, उस पूरे विचार को गलत मान लिया, उस विचार के अंदर जो जैसे भले 1% की सच्चाई छिपी हुई हो, उस 1% सच्चाई को तो खो देंगे ना हम। तीसरा कारण ये का है कि जो सत्य है वो अपने आप में उत्पन्न नहीं हुआ है। दो विरोधी जो विचार हैं उनसे टकराने के बाद में सत्य की उत्पत्ति हुई है, कि दो झूठ टकरा रहे थे, दो झूठ के टकराने से एक सत्य की उत्पत्ति हो गई। और जेम्स मिल ने चौथा जो कारण दिया है वो ये है कि हम जिस बात को लेकर आज ये सोच रहे कि ये एकदम सही है, हो सकता है कि कल को वही बात झूठ निकले। जैसे आज के बहुत साल पहले इस हिस्ट्री में जाओ, आर्यभट्ट हुए थे। आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी गोल है और जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो रहे हैं ये कोई राहु और केतु के माध्यम से नहीं हो रहे, ये पृथ्वी की जो परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जब एक दूसरे के सामने विपरीत आ जाते हैं तब उसके कारण हो रहा है। उस समय लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे बड़े, कि ये देखो ये आया बड़ा ज्ञान देने वाला, इसको कुछ पता ही नहीं है कि इधर से राहु आएगा, राहु खाएगा। इस मूर्ख को कौन बताया कि पृथ्वी नहीं घूमती, पृथ्वी तो अपनी एक जगह स्थिर है। ऐसे लोग मजाक उड़ाते थे उनका। लेकिन आर्यभट्ट कहते थे कि ये मूर्खों, पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, ना कि सूर्य हमारी परिक्रमा कर रहा है। जो आर्यभट्ट के विचार उस समय में लोगों को गलत लग रहे थे, आज वही झूठे विचार उस समय के एकदम सही साबित हो रहे हैं। तो इसके माध्यम से तो हमें ये पता लग रहा है कि कोई भी चीज़ हमेशा सत्य नहीं रह सकती। तो जेम्स मिल ने इसी बात को कहा है, इन 4 कारणों के माध्यम से ये कहा कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को होनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों के विचार सामने नहीं आएंगे तो हम लोगों को कैसे जान पाएंगे। कई बार हम ये भी देखते हैं कि हमारे जो कई बार कुछ फिल्में होती हैं, उन फिल्मों में कई बार कुछ ऐसे सामाजिक जो तत्व होते हैं या ऐसी परिस्थितियों पर फिल्में बनाई जाती है, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आती। लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और फिर उसका विरोध करने लग जाते हैं, और फिर सरकार को उन लोगों के कारण उस मूवी को बैन करना होता है, बैन कर देते हैं, कई बार प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ऐसी बहुत सी मूवीज़ हैं जहाँ उनको बैन कर दिया गया। लेकिन हमें ये विचार करना है कि आखिर ये ऐसे जो समाधान है, बैन कर देना, ये सब कर देना, ये क्या लॉन्ग टर्म है? ये शॉर्ट टर्म समाधान है। भाई कब तक आप बैन करते जाओगे? और एक बार यदि आपकी बैन करने की आदत होगी तो फिर आप हर किसी को बैन करते जाओगे।
अब दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि तो फिर क्या मतलब किसी को बैन ही ना करे? भैया कोई व्यक्ति कोई दूसरी चीज़ बना रहा है तो समाज के कुछ लोगों की भावनाओं को ठेस तो पहुंचा ही रहा है ना। तो आपके हिसाब से हम बैन ही ना करें किसी चीज़ को, तो भाई करे क्या? ऐसे तो इंग्लैंड के अंदर जो राज परिवार के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं उनसे एक बॉन्ड साइन होता है पहले प्रपत्र पे कि आप जो यहाँ पे काम करोगे, यहाँ पर जो भी चीज़ें हो रही है उसको आप ना तो किसी इंटरव्यू में दोगे, ज़िंदगी भर तक जब तक आप जियोगे तब तक ना किसी को बताओगे, ना किसी को इंटरव्यू दोगे, ना अपनी कोई किताब में लिखोगे इसके बारे में। क्या वहाँ स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं हो रही? तो सारांश कुल मिलाकर यही है जो हमने प्रश्न देखा। हमारा प्रश्न क्या था कि कहाँ कहाँ प्रतिबंधित होनी चाहिए और ये प्रतिबंधित वाली चीज़ें है क्या? तो ये जो सीमाएं हैं प्रतिबंधित करने की, रिस्ट्रिक्शन लगाने की, ये सीमाएं परिस्थितियों में निहित है। भाई कहीं पे कैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से उन पर प्रतिबंध लगाने चाहिए किसी की स्वतंत्रता पर, ना कि सभी परिस्थितियों को एक समान मानकर सब पर सीमाएं थोप दे। तो ये स्वतंत्रता इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें तरह तरह के लोग, भांति भांति के लोग, भांति भांति की परिस्थितियाँ, उन परिस्थितियों में क्या सही है क्या गलत है वह देखकर, वह विचार करके और फिर हमें बैन लगाना चाहिए या रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, ताकि लोगों की आज़ादी भी सीमित ना हो। कई लोगों को ये लगने लग जाए कि हमारी तो पूरी आज़ादी छीन रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस चैप्टर का जो अंतिम जो परिणाम है वह आपके पेज नंबर 29 पे अंतिम पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हमने इस पाठ की शुरुआत कहाँ से की थी। हमने ये जाना था कि स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है, कि फ्रीडम वो है जहाँ पर बाहरी प्रतिबंध ना हो, जहाँ आप कुछ करना चाह रहे हो आपको कोई करने से रोके ना। लेकिन अब हम ये भी जान चुके हैं कि स्वतंत्रता क्या है, हम क्या चुनना चाह रहे हैं, हमारी क्या क्षमताएं हैं, और जब हम कुछ चुन रहे हैं तो हमें उन विकल्पों के माध्यम से जो हमारे कार्य हैं और उसके परिणाम है उसकी जिम्मेदारी भी फिर हमारी ही होगी। ये बात हमें स्वीकार करनी होगी। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्वक जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोसने की भी है। इसका सिंपल सा मतलब है, देखो कि व्यक्ति को स्वतंत्रता है, चलो ठीक है मान लिया, व्यक्ति को चुनने की क्षमता भी है, ये भी मान लिया, लेकिन इन चुनने की क्षमताओं का विकास कैसे होगा? जब उसको एक बेहतर शिक्षा मिलेगी और उसको ऐसी परिस्थिति से अवगत करवाया जाएगा कि हाँ, जहाँ पर वो अपना खुद का डिसीजन लेने में सक्षम हो सके। इस प्रकार से इन सब के कारण में शिक्षा जिम्मेदार है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण के लिए, चाहे से वहाँ जो उस क्षेत्र का राज्य हो या वहाँ का समाज हो, उनकी सत्ताओं को भी थोड़ा कम करके रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप किसी राज्य में रह रहे हो या किसी सरकार में, कोई सरकार आप पे शासन कर रही है, सरकार ऐसा भी नहीं कि पूरी अपनी दादागिरी दिखाने लग जाए। सरकार कम से कम हो, सिर्फ नियम कायदे बनाने के लिए हो और लोगों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो उसका निवारण करने के लिए हो, और बाकी लोगों पर ये छोड़ देना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार से रहें। उनके लिए एक नियम बना देने चाहिए कि हाँ भाई आप इस प्रकार से रहो, शांति से रहो, सुकून से रहो, और लोगों को उनका पालन करवाने के लिए उनको बेहतर शिक्षा वगैरह इत्यादि प्रोवाइड करवाई जाए। तो आई होप कि आप स्वतंत्रता के बारे में, हालांकि मुझे लगता है कि स्वतंत्रता का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आपकी कक्षा के अनुसार इतना बहुत अच्छा बताया गया है और आप लोग भी समझ चुके होंगे। इसको पूरी तरीके से समझने के लिए अब आपको एक बार दोबारा से इस पार्ट को अपने आप जो सेल्फ रीडिंग है वो करनी है, और मेरा विश्वास है कि आपको ये चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले वीडियो को देखिए, समझिए, नींद ना लें और फ्रेश माइंड से दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैंने पेज का नाम नहीं लिया, लेकिन आपके इस जो पूरा चैप्टर है
जहाँ जहाँ मुझे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लगे वहाँ से मैंने पूरी बात का निचोड़ इस वीडियो के माध्यम से बता दिया गया। अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो होने वाला है इक्वलिटी के ऊपर, समानता के ऊपर, और उस चैप्टर में काफ़ी मज़ा आने वाला है पढ़ने में। तो तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।